नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे माओवादियों से किसके रिश्ते कितने गहरे हैं, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है किस तरह से एसपी शहादत हुई थी वीके चौबे की राजनांदगांव में। शायद 20 साल में यह पहला ऐसा मौका था किसी आईपीएस, किसी जिले के मुखिया कप्तान को शहादत देनी पड़ी थी माओवादी हत्या में। दूसरी तरफ से देखें तो झीरम का कांड हुआ, और जब झीरम का कांड हुआ तो लोगों ने, सभी लोग जानते हैं, उस वक्त दिल दहला दिया था, क्योंकि कांग्रेस की जो नेतृत्व था लगभग उसमें खत्म हो गया था। जितने बड़े नेता थे सभी लोग उसी में शहादत हुई थी उनकी। अगर यहां पे अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ की, अगर लगातार यहां पे माओवादियों से लोगों के संपर्क जुड़ रहे हैं और संपर्क खुलासा हो रहे हैं। इसी बीच में अब खबर आया है 2 पुलिस वाले भी जो माओवादियों को हथियार सप्लाई करते थे, अम्यूनिशन सप्लाई करते थे, और साथ ही राजनीति से जुड़े पदाधिकारी भी माओवादियों को मदद करते हुए पुलिस पकड़ी गई। और साथ ही यही बात को अगर हम देखें तो लरंग साय बीजेपी के बड़े नेता थे, माओवादियों ने उनके घर आके उनके बंदूक छीन लिए थे सरगुजा में। बीजेपी, कांग्रेस, राजनीतिक दल कोई भी हो, साथ ही किसी को भी यह नहीं कहा जा सकता उनका नुकसान नहीं पहुंचाया माओवादियों ने। साथ ही यह बात भी सत्य है कि अगर हम बात करें तो माओवादियों से कई लोगों के रिश्ता होने का आरोप लगता रहा है 20 साल में, और उससे पहले जब 2000 से पहले छत्तीसगढ़ नहीं बना था, मध्य प्रदेश था, तब भी यह आरोप लगता था। आखिर ये रिश्ते कितने गहरे हैं, आज इसी विषय का पड़ताल करेंगे। साथ ही हम ये भी पड़ताल करेंगे जिन राजनीतिक व्यक्तियों का नाम उछलता है, आरोप लगता है, कितना नुकसान होता है लोकतंत्र को, लोगों को कितना धक्का पहुंचता है। इन सारी बातों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ है आज एक वरिष्ठ पैनल, हमारे साथ है सुरेंद्र शर्मा, प्रवक्ता है कांग्रेस के, सच्चिदानंद उपासने हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, साथ ही मेरे 3 साथी जो माओवादियों के मान में फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, उनसे भी बात करेंगे। विनोद कुशवाहा है जगदलपुर से, साथ ही अब्दुल हमीद है दंतेवाड़ा से, और सुकमा से सत्यनारायण चांडक हैं। इन सभी से बात करेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे कि आखिर किस तरह से यह घटनाएं होती है और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं सबसे पहले बात करूंगा विनोद कुशवाहा से। विनोद जी, जिस हिसाब से लगातार आरोप लग रहे हैं, यह नया नहीं है बस्तर के लिए, लोगों के लिए, क्या कहेंगे लोगों के मन में राजनीतिक नेताओं के प्रति इससे विश्वास रहेगा क्या, इस तरह के अगर आरोप लगेंगे? विनोद कुशवाहा। बिल्कुल सही सवाल है कि इसमें ये सवाल उठते हैं कि जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, जो इस मामले में सामने आ जाते हैं, इनकी संलिप्तता आ जाती है, ऐसे में विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं खंडित होता है। और लोकतंत्र सबसे बड़ी चीज है और उसमें जनता का विश्वास सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, इसमें आरोप की बातें सामने जरूर आ रही हैं, लेकिन एक बात और भी आती है सामने, जैसे कि लोग आजकल कह रहे हैं बस्तर के, कि जो कोर इलाके हैं वहां पर भी लोगों का रहना रहता है, और वो ठीक वैसी स्थिति हो जाती है कि अगर पानी में रहना है तो मगरमच्छ से बैर कैसा। तो वो जो कोर इलाके होते हैं नक्सलियों के, वहां पर जो लोग रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं, चाहे वो डर के कारण हो या मजबूरी के कारण हो या जिन भी कारण रहे हों, उनका साथ देना जरूरी होता है। और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है पुलिस के सामने कि ऐसे लोगों को मददगार मान करके उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसे कई बड़े जो प्रमाण है वो सामने आ चुके हैं। पुलिस भी जिस तरह से फूक फूक कर कदम रखी, क्योंकि जो अभी कार्रवाई दंतेवाड़ा में हुई, जिन लोगों के खिलाफ, के बारे में पुलिस ने करी, उनके पास पुख्ता सबूत थे, और उस सबूत के विनोद, एक सवाल है कि आज बैठक भी हो रही है, हाई लेवल मीटिंग हो रही है रायपुर में, जहां पे माओवादियों के इस तरह के रिश्ते को लेकर पोस्टमार्टम भी की जा रही है, उसको लेकर चर्चा भी हो रही है। जो पकड़े गए उनका किस तरह से संबंध था और किस किस के संबंध है, और क्या हो सकता, क्या उम्मीद कर सकते हैं उसको लेकर, आप उस पर भी नजर बनाए रखे हैं। क्या कहेंगे उसको बैठक को लेकर विनोद कुशवाहा?
देखिए, बैठक को लेकर के आईजी जो है वो रायपुर पहुंच चुके हैं, बैठक भी जारी है और जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि 2 फाइलें जो है वो तैयार की गई हैं। अभी भी जो शहरी नेटवर्क है उसमें करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग जो है वो सुरक्षा बलों के राडार पे हैं और इन पर आरोप इस तरह के हैं कि कोई किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, कोई प्रत्यक्ष रूप से मदद करता है, क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके नाम पर माओवादियों ने बाइक जो है वो खरीदी हुई है और उनका उपयोग जब तक जरूरत पड़ने पर वो करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनके नाम पर मोबाइल की सिम खरीदी हुई है माओवादियों ने और उसका भी उपयोग करते हैं और जब तक वो कार्रवाई इस रूप में देखने को मिलती है कि उन्हें मददगार मान लिया जाता है, तो ऐसे भी लोग पुलिस के पास में हैं। जैसा कि 2 लोगों को, दंतेवाड़ा के लोगों को पकड़ा गया, इसके पीछे पुलिस काफी दिनों से जो है वो तैयारी कर रही थी। सबसे मेन चीज होता है पुलिस की कार्रवाई में सबूत को जुटाना, क्योंकि अगर ऐसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि 1.5 करोड़ रुपए माओवादियों को पहुंचाए गए, वो सबूत नहीं होते हैं। कह देना सबूत नहीं होता, क्योंकि पुलिस जो है वो सबूतों पर काम करती है और यही वजह है कि इन लोगों के पीछे पुलिस काफी दिनों से लगी थी। जब पुख्ता ये सबूत मिले कि वो ट्रैक्टर जो है माओवादियों तक पहुंचाया जाना है, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जो अभी तक की कार्रवाई उसमें ये तक सामने बात आ रही कि नीति के अलावा अशोक हैं, अजय हैं, विनोद हैं, इन लोगों से भी संपर्क में ये लोग रहे। इनके कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने निकलवाए हैं और अभी जो खुफिया जो जानकारी मिल रही है कि ऐसे लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने वाली है। इसके पीछे पुलिस की मनोदशा ये है कि अब तक पुलिस ने बहुत सारी इकाइयों को डैमेज किया माओवादियों की, चाहे फिर वो जो उनकी सप्लाई चेन हो उनको काटा है, जो उनके मददगार दूसरे में रहे उनको काटा है, क्योंकि पुलिस ये भी मानती है। अब आप खबरों पे नजर रखिए, क्या हो रहा है उस पे नजर रखिए। हम बात करेंगे सुरेंद्र शर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरह की घटनाएं आ रहे हैं, जिस तरह के नेताओं के नाम आ रहे हैं, बीच बीच में राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोगों के नाम आते हैं, आप स्वयं झीरम में थे, क्या कहेंगे? झीरम में आपको भी गोली लगी थी। इस माओवादियों का जो स्वरूप बदल रहा है और जिस तरह से चीजें हो रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा क्या कहेंगे? होता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 15 सालों में जहां नक्सलवाद सिर्फ 3 ब्लॉकों तक सीमित था, वो बढ़ करके 14 ज़िले में हो गए। और अगर नक्सली जंगल में रहते हैं, उनको खाने पीने की सुविधा होती है, उनको असलाह मिलते हैं, उनको तत्काल तरह तरह की पूरी जानकारियाँ मिलती हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से शहरों में रहने वाले लोग उसमें संलिप्त न हुए बिना उनकी सूचना और सहायता के नक्सलवादी इतनी बड़ी घटनाओं को करने में सफल नहीं हो सकते। अब दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी दंतेवाड़ा में पकड़े गए हैं। इसके पहले नांदगांव में भी एक पूर्व सांसद के ऊपर इसी तरह का आरोप लगा था, कांकेर में भी इसी तरह का आरोप लगा था। और हमारा तो कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी की जांच से इसीलिए बचना चाहती थी, तरह तरह से उसको इधर उधर करके उसको भ्रम पैदा करके उसको देरी करने का जो प्रयास है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे बड़ी भारी संलिप्तता रही हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 15 सालों में जो नक्सलवाद के लिए जो राशि आई, उसका भयंकर बंदरबांट हुआ और नक्सलवाद का विस्तार हुआ। ये बहुत एक चिंता का विषय है, सोचने का विषय है। ये बात तो निश्चित रूप से है कि अगर इसको ठीक से जांच की जाएगी तो आने वाले समय में शहरी नेटवर्क का खुलासा होगा और इसमें और बड़े बड़े लोग पकड़े जाएंगे। जी, सच्चिदानंद उपासने जी, आपके ऊपर यही आरोप लग रहा है कि क्योंकि आपके पार्टी के कुछ नेता संलिप्त थे, आपको जानकारी थी, इसीलिए झीरम की आपने बड़ी कोई कार्रवाई, बड़ी कोई जांच से बचते रहे। क्या कहेंगे उपासने जी? देखिए, जहां तक 15 वर्ष की बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो हम थोड़ा अतीत में जाएं कि नक्सल समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है। जहां पर इसका उद्भव हुआ, कांग्रेस का शासन आंध्र के उस इलाके में, आंध्र के उस प्रदेश में, और वहीं से फलता फूलता वो देश के विभिन्न राज्यों में गया। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, वहीं पर उनको अवसर मिला और धीरे धीरे मध्य प्रदेश जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय भी हम सबको स्मरण है कि किस प्रकार से बालाघाट में विधायक कावरे की हत्या होती है। तो ये लखीराम कावरे उस वक्त के वो परिवहन मंत्री थे। मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सरकारों के, और जिस समय छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की, और 2003 में हम जब सत्ता में आए तो हमने उस पर नकेल कसना प्रारंभ किया और जिसके अच्छे परिणाम हुए कि सरगुजा का जो क्षेत्र है, जैसे अभी आपने लरंग साय जी का उल्लेख किया,
तो उस सरगुजा के क्षेत्र में भी नक्सलवाद फल फूल गया था। वहां भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उसमें मारे गए थे। यहां तक कि इस बस्तर क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर बलिराम कश्यप जी के सुपुत्र से लेकर भारतीय जनता पार्टी के 69 कार्यकर्ता वहां पर मारे गए, जो विभिन्न पदों पर वहां पर काबिज थे। तो ये कांग्रेस से कहती कि 15 साल, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ही जन्मदाता है। कांग्रेस ने ही कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकारें बनाई। शिबू सोरेन का उदाहरण हम ले ले झारखंड में, कि वहां पर नक्सलियों को ही टिकटें दी गई। कांग्रेस का भरपूर समर्थन पूरे देश में कम्युनिस्टों को हर राज्यों में जहां जहां पर रही। केंद्र की सरकार में भी जब ये सत्ता में आए तो वहां पर कम्युनिस्ट इनके सहयोगी दल के रूप में रहे। तो जो लोग इनके पोषक थे, जो लोग इनको बढ़ावा देते थे, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के छत्र छाया में फले फूले, और पूरे देश में इसका नेटवर्क खड़ा करने में यदि किसी की भागीदारी रही तो कांग्रेस में रही। और इस प्रदेश में जिस प्रकार की बात की जा रही है, तो जो आप हमारे भीमा मंडावी की हत्या होती है, मैं जवाब ले लेता हूं। की हत्या के बाद जो ठेकेदार, जो सरपंच पकड़ा जाता है वो कांग्रेस का होता है। कांग्रेस का सरपंच जो है, जो ब्लास्ट करता है, ये आज उसको एएनआई गिरफ्तार करके ले जाती है, तो कांग्रेस का वो सरपंच जो है उसमें संलिप्त पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से, ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए नक्सलवाद। ये किसी के एक दल का सुरेन जी क्या कहेंगे ये जिस, ठीक है सर जवाब ले लो, सर जवाब ले लो। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि आप जनक हैं माओवादियों के शुरुआत की। बहुत चकित हूं उपासने जी जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता के द्वारा ये कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नक्सलवादी है। दरअसल में कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी में बहुत अंतर है। कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ बहुत जगह सरकारें बनाई और बहुत जगह सरकारें चलाई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में एक राजनीतिक दल है, वामपंथी विचारधारा का है, मगर वो हिंसात्मक गतिविधियों में कभी शामिल रहते नहीं। अब सवाल ये है कि तीन ब्लॉक में जो नक्सलवाद था पिछले 15 साल में वो 14 जिलों में गया। सरगुजा में जो खत्म हुआ उसकी तो चर्चा करते हैं, मगर 3 जिले से 14 जिलों तक इसका विस्तार हुआ। और जब भी इसके शहरी नेटवर्क पकड़ाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों पकड़ाते हैं, इस बात का जवाब उपासने जी दे नहीं रहे हैं। मैं झीरम घाटी का स्वयं चश्मदीद गवाह हूँ और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वहां पर जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था थी, जिस तरह से वहां पर हजारों की तादाद में नक्सली इकट्ठा हुए, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जिसके संबंध है, तो वो ठेकेदार तो कांग्रेस पार्टी का ठेकेदार था, जो वहां पर आपका कोयलाबेड़ी में काम कर रहा था कांकेर में। मैं उसमें आ रहा हूँ उपासना जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। शासन में उसको बड़ा ठेका मिला है, तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं जी? नहीं, ज्यादातर जो लोग हैं अभी सुरेन जी के पास में, सुरेन जी एक सेकंड मेरे साथ है, हमारे साथ है सुकमा से सत्यनारायण चांडक। सत्यनारायण वहां पे जिस हिसाब से, हमेशा एक सेकंड उपासना जी एक सेकंड मैं और एक सवाल ले लो। सुकमा से मुझे हमारे साथी जुड़े हैं सत्यनारायण मुझे ये बताएं, वहां पे जो माओवादियों को असला हथियार सप्लाई करने के लिए पुलिस ने किस किस को पकड़ा और क्या लेटेस्ट जानकारी है? जी आपको बता दूं कि जो सुकमा में हथियार सप्लाई के मामले में पुलिस ने करीब 6 लोग को जो है पकड़ा है, जिसमें 2 पुलिस कर्मी शामिल है। एक एएसआई आनंद जाटव है, दूसरा जो है हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह है, वो इस गतिविधि में शामिल है। उन दोनों को भी पकड़ा गया। इससे पहले जो है 2 जो है कांकेर के ध्रुव इलाके से पकड़े गए थे और 2 जो है एक धमतेर एक बालों से पकड़े गए थे। और लगातार जो है कारतूस सप्लाई को लेकर जो है खुलासा जिस तरीके से हुआ था, ये अपने आप में एक जो है चौंकाने वाले था, क्योंकि जिन कारतूसों से, जिन हथियारों से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि शस्त्रागार से ही जो है वहां से चोरी करके वहां से सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद जो है पुलिस पर अमला जो है वो सख्ते में आ गया था। पूरे जो है स्थानीय गतिविधियां हैं, लगातार जो है ऐसी खबरें भी आती गई है कि जो लोकल स्तर के जो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे ठेकेदार हो, लोकल स्तर पर जो है माओवादियों के साथ में काफी जो है गठजोड़ की जो है खबरें लगातार आती रही। कई ऐसे मामले भी जो है सामने आया। जी ठीक है आप खबरों पे नजर रखें। मैं दोबारा आऊंगा। दंतेवाड़ा से भी हमारे साथ अब्दुल हमीद जुड़े हुए हैं, अब्दुल से भी हम जानने की कोशिश करेंगे
माओवादियों को लेकर जिस हिसाब से राजनीतिक दलों में उठापटक की बात हो रही थी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, इसी बीच दंतेवाड़ा के बीजेपी के उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा वो माओवादियों के मददगार है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी चीज है जो सबको चिंता में डाल दिया। और यही बात अगर जैसे लगा आरोप, काफी सनसनी थी, काफी खलबली फैलना था। अब्दुल हमीद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताएं उसको लेकर क्या जांच हुई और अभी तक क्या जानकारी है आपके पास। अब्दुल हमीद। बात करिएगा होता जी, आवाज सुनाई नहीं दी, फिर से अपना सवाल दोहराएंगे। अच्छा, मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं। जो आरोप लगा था दंतेवाड़ा में कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है कि वो माओवादियों के मददगार है और वो काफी पुराने परिवार भी जो था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, क्या जानकारी मिली है अभी तक और क्या जांच कहां तक पहुंची? क्या आरोप लगे और जांच कहां तक पहुंची? अब्दुल। जी हाँ, दंतेवाड़ा पुलिस ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी पाई थी, ऐसा उन्होंने बताया, दावा किया। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो पूर्व विधायक है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय के बीजेपी विधायक धनीराम, उनका पुत्र जो है जगत पुजारी, वह नक्सलियों को सामान सप्लाई कर रहा था। और यह अभी नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से नक्सलियों के लिए यह सामान की सप्लाई करता था, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करता था। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इनके फोन को ट्रेस किया और इसके बाद इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके जब इनकी धरपकड़ की गई तो बताया जाता है जगत राम पुजारी जो है वह नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर, ट्राली और नागर यह खरीदी करके रखा हुआ था और इसे नक्सलियों तक पहुँचाने जा रहा था। तभी बीच में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में जो जगत राम पुजारी है उसने भी अपना गुनाह कबूल किया कि नक्सलियों के दबाव में आकर यह इस तरीके की नक्सलियों को सामान पहुंचा रहा था। लेकिन अभी जो है उसके बाद की जो स्थिति है, यहाँ दंतेवाड़ा बीजेपी के जो पूर्व गणमान्य वरिष्ठ नेता हैं विजय तिवारी और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी, वह पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रही है और बीजेपी के नेताओं को यहां पर जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उपासना जी, इसको क्या कहेंगे आप? जिस हिसाब से अब्दुल आप खबरों पे नजर रखें, हम फिर आपके पास आएंगे। उपासना जी, क्या कहेंगे जिस तरह से वहां पे बातें हुई, आपके एक उपाध्यक्ष पर आरोप लग रहा है, जिला के उपाध्यक्ष के ऊपर, क्या कहेंगे उपासना जी? मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दल से या राजनीतिक व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी भी दल का हो और जो नक्सलियों को किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाता तो उसको जांच होनी चाहिए। जांच के आधार पर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। केवल बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी का ये उपासना जी, आपका शायद दूसरा मोबाइल भी उसके पास है, थोड़ा उसको देख लीजिए, वो आवाज उसीलिए डिस्टर्ब आ रहा है, चेक कर लीजिए। मैं तब तक सुरेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, जिस हिसाब से ये बातें सामने आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है, कैसे देखेंगे, कैसे कहेंगे उसको? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का प्रश्न नहीं है होता जी। अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक पीढ़ी खोई है नक्सलवादी घटना में और उस वक्त दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके बाद इतने समय 7 साल बीत जाने के बाद आज तक न्याय नहीं मिला। नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे लोगों की शहादत के लिए कौन जिम्मेदार था, कौन उसके साजिश में शामिल था, इस बात का पता नहीं चला। ये छत्तीसगढ़ के जनता के दिल में एक टीस की तरह अभी भी चुभती है। हम स्वयं उसमें थे, हमारे मन में एक बड़ी पीड़ा है कि ये कैसा राज्य है, कैसा देश है, कैसा समाज है जिसमें एनआईए की रिपोर्ट को रोक दिया जाता है, जिसमें सीबीआई की रिपोर्ट जांच करने से इनकार कर दिया जाता है, जिसमें एसआईटी के लिए उसमें तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न किए जाते हैं। ये कैसे, मतलब ये इस तरह से देखा जाए तो, अगर इस पूरी प्रक्रिया में देखा जाए तो नक्सलियों को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश ऐसे भी की जा रही है
और अभी तो जिस तरह से लोग पकड़ा रहे हैं, शहरी नेटवर्क पकड़ा रहे हैं, इससे भी ये इशारे जो हैं उसी दिशा की ओर जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। उपासना जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सहमत हूँ। सुरेंद्र जी का आरोप है कि आप प्रकारांत में इनडायरेक्टली आप मदद कर रहे हैं। बढ़ रहा है जिस तेजी से इन 15 महीनों में नक्सलवाद इस प्रदेश में बढ़ा है। सरगुजा का क्षेत्र मैंने कहा कि वहां पूर्णतः शून्य हो गया था। बलरामपुर सरगुजा का क्षेत्र है, वहां नक्सलियों के द्वारा गाड़ियां फूंक दी जाती है, प्लांट जला दिया जाता है। कवर्धा जहां पर कहीं नक्सलवाद कभी नहीं फूला, वहां पर नया क्षेत्र, नया पॉइंट खड़ा हो जाता है इन 15 महीनों में। तो ये और जो जेल से छोड़े जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस के जवानों ने जिनको नक्सल मूवमेंट में कहीं न कहीं संलिप्तता पाई थी, उनको छोड़ा जा रहा है। तो ये सरकार जो है सीधे सीधे नक्सलियों को, कांग्रेस के शासन जिस प्रकार से चुनाव हुआ, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वहां जाने से मना किया गया, कांग्रेस के लोग वहां जाकर सभा लेते थे। तो ये स्वयं सिद्ध करता है कि कांग्रेस की खुली साठगांठ थी चुनाव में ये सत्ता हासिल करने के लिए। यही कारण था कि डॉक्टर रमन सिंह की सभा नहीं होती थी, भूपेश बघेल जी की सभा वहां पर हो जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सभाएं वहां नहीं हो पाती थी, उनको अनुमति नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकसभा के चुनाव में प्रचार करने जाते हैं, उनको उड़ा दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। जवाब तो ये बिल्कुल 1 मिनट बचा है। खुली साठगांठ जो है इस सरकार की है, और वो सरकार नक्सलियों के बदौलत इस सरकार में आई है। नक्सली उनके पोषक रहे हैं, नक्सलियों ने ही इस सरकार को लाने में मदद की है। ठीक है, सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? देखिए होता जी समय कम है, मगर उपासना जी की बात में दम नहीं है। पिछले 15 महीने में नक्सलियों को जिस तरह से सफाया हुआ है, जिस तरह से पुलिस सफलता हासिल कर रही है, और जिस तरह से नक्सली कारनामे में रोक लगी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कई तरह से जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, आदिवासियों से संवाद कर रहे हैं, उनकी ज़मीन वापस कर रहे हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं, एनएमडीसी में रोजगार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए ही है, और इसमें बिना मतलब के आरोप लगाना, और इसके लिए इनका पाप धुल नहीं जाएगा। 15 साल में जो इन लोगों ने नक्सलवाद को में जो बढ़ावा दिया है, और जो झीरम घाट की घाटी की घटना हुई है, ये इसका पाप इनका कभी धुलने वाला नहीं है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से खुलासा हो रहा है राजनीतिक दलों का, पुलिस वालों का, सबका रिश्ता, क्या इसको कैसे देखते हैं आप सुरेंद्र जी? देखिए क्या है कि समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, और चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे पुलिस में हो, कई तरह से कमजोरियों वाले भी लोग होते हैं, कई तरह से भय या लोभ से भी, प्रलोभन से भी उसमें आ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोग थोड़े बहुत लोभ लालच में आकर के पूरे देश के और पूरे समाज के लिए जो संकट पैदा करने वाले लोग हैं, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, जो बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से बचें, और पुलिस उन लोगों को खोज के दंडित करे। ऐसे लोगों से बचे जो इस तरह की चीजों का लोभ से आगे आते हैं, ऐसे लोगों से बचे। हमारे साथी सचिदानंद जी उपासने, सुरेंद्र शर्मा, अब्दुल हमीद, साधु विनोद कुशवाहा और सत्यनारायण चंडक, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार माओवादियों को लेकर खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच में देश के सीमा में चाइना के साथ लड़ाई में हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई। न्यूज़ 18 की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही उसी चाइना के माओ से प्रेरित होकर जिस हिसाब से हिंसा हो रहा है, उसको भी रोकने की समय है। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों जगह पर अगर अस्थिरता होगी तो दिक्कत होगा, देश को विकास बाधित होगा। आज समय हो गया है, कल एक नए अंक लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।